Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about enzyme kinetics. So let's start our discussion. Enzyme kinetics में हम study करते हैं rate of enzyme catalyzed reaction and in enzyme kinetics we also measure affinity of enzyme for its substrate and inhibitors and we also measure the reaction mechanism. और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट पी में। और हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट होता है और रेट कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से, रेट कांस्टेंट। और जो ये रेट कांस्टेंट है ये एक्सप्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय डिटरमाइनिंग कि जो रिएक्टेंट है ये कितने जल्दी इसमें कंज्यूम हो रहे हैं और कितना जल्दी जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, तो जो V है ये डिनोट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर जो डेल्टा है इंडिकेट कर रहा है चेंज इन तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट ए है वो रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो रहा है। जो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ये दोनों कंज्यूम हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट है ये बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि कोई भी एंजाइम काम नहीं करते, यानी कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है इनके रेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसके रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय रेट लॉ। और जो रेट लॉ ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, तो ये है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट है A1 और एक दूसरी इसमें रिवर्स रिएक्शन है जहां पर ये जो प्रोडक्ट बी है अब ये यहाँ पर रिएक्टेंट का काम करेगा और ये दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है ए में। तो यहाँ पर जो रिवर्स रिएक्शन है इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा बी और जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ए और इसके लिए हमारा रेट कांस्टेंट है K-1। तो चलिए हम रेट लॉ निकालते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए। पहले हम रेट लॉ निकालते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट क्या फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये है हमारा रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम रेट लॉ निकालते हैं रिवर्स रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और ये क्या है K-1 इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया ये। बाय यूजिंग रेट लॉ हम रेट निकाल सकते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का, चाहे वो रेट हम फॉरवर्ड रिएक्शन का निकालना हो चाहे या फिर हमें रेट रिवर्स रिएक्शन का निकालना हो, तो हम उनका सिंपली रेट लॉ निकालेंगे और वही क्या होगा हमारा रेट। अब हम डिस्कस करते हैं रेट कांस्टेंट को। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट ही एक्सप्रेस करता है कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का और जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और इसके अलावा जो रेट कांस्टेंट है ये ना तो हमारा रेट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रेट लॉ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता और ना ही ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है रेट लॉ और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो एक्चुअली में जो रेट कांस्टेंट है डिपेंड किन फैक्टर पे करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। हिरेनियस इक्वेशन, और जो हिरेनियस इक्वेशन ये डिस्क्राइब करती है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
अकॉर्डिंग टू रीनिस इक्वेशन जो हमारा रेट कांस्टेंट वो क्या है, AERT एंड T की पावर एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, A फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड E मैथमेटिकल क्वांटिटी। और यहाँ पर जो R है ये है हमारा गैस कांस्टेंट जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जो E है ये भी हमारी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और T है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की पावर है -E यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए जो E है और R है ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्चुअल में जो रेट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू रीनिस इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पे, टेम्परेचर पे एंड एक्टिवेशन एनर्जी पे। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या आपकी नेगेटिव में है, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही नेगेटिव में आपका रेट कांस्टेंट आएगा, मींस रेट कांस्टेंट उतना ही कम होगा। और जितनी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही लेस नेगेटिव में आएगा रेट कांस्टेंट। लेस नेगेटिव का मतलब रेट कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा। यानी कि जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट कांस्टेंट आपका बढ़ रहा है, और जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उस टाइम पे जो रेट कांस्टेंट है वो आपका कम होगा। तो सिंपली क्या है, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो कम होगा। अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा। आइए इसके सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जो ए है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, मान लीजिए ये आपकी है 1, और ई मैथमेटिकल क्वांटिटी जो कि आपको गिवन होगा, यानी कि जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये भी मान लीजिए 1 हमारा गैस कांस्टेंट है, ये भी कुछ अलग होता है लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर 1। और जो टेम्परेचर ये मान लीजिए आपका 2 है, और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ये है आपकी 4। तो आइए इसको हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर के क्या आएगा, के इज इक्वल टू ए है हमारा 1, मैथमेटिकल क्वांटिटी भी 1 है, गैस कांस्टेंट भी हमारा 1 है, और टेम्परेचर 2 है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या है 4। तो 2 की पावर -4। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 कितना आता होता है 16, तो -16 आया हमारा रेट कांस्टेंट। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम 2 कर देते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर -2। तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पर देखिए जो रेट कांस्टेंट है वो ज्यादा कहाँ पे, यहाँ पे -4 यानी कि लेस नेगेटिव यानी कि ज्यादा है। और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है हमारा ये क्या -16 यानी कि बहुत कम है। तो यानी कि जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमारा रेट कांस्टेंट कम होगा, और जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो हमारा क्या होगा, रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। और यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इन सिंपल वर्ड एंजाइम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे तो अल्टीमेटली एंजाइम क्या करते हैं, वे इंक्रीज करते हैं रेट कांस्टेंट को, यानी वैल्यू ऑफ के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो एंजाइम्स है उसका रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो एंजाइम्स का क्या इफेक्ट होता है, वो रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन ऑर्डर, 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल रिएक्शन ली जहाँ पर रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट बी में, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि उसके ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उसका कोई इफेक्ट ना हो। और जब हम प्लॉट करते हैं रिएक्शन वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट, तो जो हमारा
रेट है या फिर वेलोसिटी वो हमेशा सेम रहती है, चाहे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो या फिर कम हो। और जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकालते हैं तो रेट लॉ कैसे निकालेंगे, देखिए वी नॉट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है K1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है 0। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, यानी कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो रेट है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज होगा। तो देखिए जब हम प्लॉट करते हैं रिएक्शन वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट, तो जो रिएक्शन वेलोसिटी है यानी कि रेट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट होगा वी नॉट यानी कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K1 रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है हमारा A, और जो रिएक्टेंट A की एक्सपोनेंट वैल्यू होगी वो होती है फर्स्ट ऑर्डर में 1। अगर बात करें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पर जो रेट लॉ की एक्सपोनेंट वैल्यू है उनका सम 2 के इक्वल हो, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो वो होते हैं हमारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दो तो रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, रिएक्टेंट A प्लस B, और एक कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट C में, और इसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए K2। तो इसका रेट लॉ क्या होगा, तो इसका रेट लॉ होगा V नॉट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K2 रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन। और रिएक्टेंट A की एक्सपोनेंट वैल्यू है 1 और रिएक्टेंट B की एक्सपोनेंट वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पर जो सम है रेट लॉ में एक्सपोनेंट वैल्यू का वो कितना है 2। तो ये क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर हम ऑर्डर देखें विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A तो ऑर्डर होगा फर्स्ट। अगर हम ऑर्डर देखें विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B तब भी ये कैसी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन ओवरऑल क्या ऑर्डर है इस रिएक्शन का, सेकंड ऑर्डर।